सुषमा की शादी को 5 साल हो गए थे। अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिस बात का ताना उसकी सास दिन रात उसे मारा करती थी। न जाने कब घर में बच्चा आएगा, कब मैं पोते का मुंह देखूंगी। मेरे बलराज के साथ जिन जिन लड़कों की शादी हुई थी, सबके घर में बच्चे हैं। अरे बस मेरा ही एक आंगन सूना रह गया है। अरे माँ, रोज सुबह आँख खुलती नहीं कि तू अपने तानों की बारिश शुरू कर देती है। अरे बच्चे भी हो जाएंगे। अरे कब होंगे, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ। मेरा कितना अरमान है कि मैं अपने पोते को खिलाऊं। और सोचो माँ, अगर बच्चा हो भी जाए और वो लड़की हुई तो? अरे हे भगवान, एक तो औलाद नहीं हो रही, ऊपर से मनहूस मुंह खोल रहा है तो क्या बोल रहा है। सुन, चाहिए तो मुझे पोता ही, वही वंश का नाम आगे बढ़ाता है। सुषमा की सास का बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। उधर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बलराज उसके पास जाकर कहता है, अरे क्यों रोती हो पगली? तुम्हें तो पता है ना, माँ की आदत है ही ऐसी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तो क्या गलत कह रही है? 5 साल हो गए हमारी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे अपने कृष्ण जी पर भरोसा रखो, जल्द ही देख लेना हमें खुशखबरी मिलेगी। बलराज अपने काम पर चला जाता है। वो लोग बहुत गरीब थे और इसलिए बलराज की माँ हमेशा कहती रहती थी कि पोता होना चाहिए, पोती होगी तो खर्च ज्यादा होगा। और एक दिन भगवान की कृपा से सुषमा गर्भवती हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ सुषमा। देखो, लड़का हो या लड़की, बस भगवान एक स्वस्थ बच्चे को हमें भेज दे। देख सुषमा, अच्छी बात है कि तेरा पाँव भारी हो गया है, लेकिन मुझे पोता ही चाहिए। ये सुनकर सुषमा की रूह कांप जाती है। फिर एक दिन आता है कि जब सुषमा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बलराज और सुषमा बहुत खुश थे, लेकिन सुषमा की सास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे इतने साल बाद बच्चे को जन्म दिया और वो भी बेटी। अरे मेरे बलराज से तो हम 3 लोगों का पेट नहीं पाला जा रहा, फिर इस लड़की का खर्चा कहाँ से उठाएगा मेरा बेटा? कैसी बातें कर रही हो माँ? सबकी किस्मत होती है, ये भी अपनी किस्मत लिखवा कर लाई है। देखते ही देखते सुषमा की बेटी, जिसका नाम उन्होंने विधि रखा था, वो 1 साल की हो जाती है। वो पैदल भी चलने लगी थी और माँ भी बोलने लगी थी। वो खुशी खुशी अपनी दादी के पास जाती है कि तभी उसकी दादी उसे हाथ से पीछे की तरफ धकेल देती है। विधि गिर जाती है और उसके माथे पर गहरी चोट आती है। माँ, तूने ये क्या किया? देख विधि को कितनी चोट आई है। सुषमा और बलराज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। विधि के माथे पर 4 टांके आते हैं। इसी तरह 6 महीने और बीत जाते हैं। एक दिन सुषमा की सास विधि को घुमाने के लिए बोलकर घर से निकलती है और जब वो आती है तो वो खाली हाथ आती है और रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? और विधि कहाँ है? बताओ ना, बताओ माँ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे बेटा सुषमा, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं नदी के किनारे घूमने गई थी और विधि खेलते खेलते अचानक नदी में बह गई। ये सुनकर सुषमा बेहोश हो जाती है। बलराज जब घर आता है तो उसे भी यकीन नहीं होता। वो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन हर बार वो यही कहती है कि विधि नदी में बह गई। लेकिन असल में सुषमा की सास अपनी पोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे पास के शहर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। बलराज गांव वालों को लेकर नदी पर जाता है और बहुत खोजबीन करता है, लेकिन विधि का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस हादसे के बाद सुषमा एकदम से गुमसुम हो जाती है और हर वक्त बलराज से एक ही बात कहती है कि मेरी विधि को ढूंढ लाओ। कुछ साल बाद बलराज की माँ भी गुजर जाती है। सुषमा, क्या हालत बना रखी है? 10 साल हो गए हैं। अगर विधि को मिलना होता तो वो मिल जाती। भगवान ने जैसे उसे हमें दिया था वैसे ही हमसे छीन भी लिया है। नहीं नहीं, मेरी विधि जिंदा है।
मेरा दिल नहीं मानता जी कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है। देख, तू मान या ना मान, पर मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस तेरा दिल माँ का दिल है, इसलिए तू ये बात मान नहीं रही। और मुझे लगता है तू यहाँ रहेगी तो हमेशा उसे याद करती रहेगी। चल ऐसा करते हैं, हम लोग शहर चलते हैं। नहीं नहीं जी, हम लोग शहर नहीं जाएंगे। अगर कभी विधि वापस आ गई तो हमें घर पे ना पाकर उस पर क्या गुजरेगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है। 1.5 साल की थी जब वो गुम हुई थी। उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा अगर वो जिंदा भी हुई तो। इस बात को सुनकर सुषमा जोर से चिल्लाती है कि मेरी विधि को कुछ नहीं हुआ। बलराज किसी तरह उसे समझा बुझाकर सुषमा को शहर ले आता है और इधर उधर काम करने लगता है। देखते ही देखते 10 साल और निकल जाते हैं। सुषमा और बलराज अब काफी बूढ़े दिखने लगे थे। जहां वो काम करते थे, एक दिन वहां उन दोनों को भी काम से निकाल दिया जाता है। एक दिन वो दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए थे कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की अपनी माँ के साथ उतरती है। माँ, ये दोनों बहुत गरीब लग रहे हैं, क्यों न इनको ये कपड़े और खाना दे दें? हाँ निधि, तुम इनको दे सकती हो। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप ये ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन हमें ये सब नहीं, हमें काम चाहिए। क्या तुम हमें काम दे सकती हो? निधि अपनी माँ से कहती है और उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, दोनों को गाड़ी में बिठा लो। और वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं ताकि वो घर का काम कर सकें। बलराज और सुषमा निधि के घर आ जाते हैं। निधि 21 साल की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। उसके बाल लंबे थे और कुछ कटे हुए बाल उसके माथे पर रहते थे। सुषमा जैसे ही निधि को देखती है, उसे अपनी बेटी विधि की याद आ जाती है। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती। भूल जा सुषमा, हमारी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं था। वो दोनों निधि के यहाँ काम करने लगते हैं और दोनों माँ बेटी अकेले रहते थे। निधि के पिताजी का निधन काफी पहले हो गया था और उसकी माँ स्कूल में टीचर थी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं तो भूल ही गई। मालकिन, मेरा नाम सुषमा है। अरे हाँ, याद रखूंगी मैं अब इसे। अच्छा, तुम खाना अच्छा बहुत बनाती हो। आज मेरे स्टाफ ने ना तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी। देखो, इसे अपना ही घर समझो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, पर प्लीज चोरी करने की कभी मत सोचना। मैंने ना पहली बार घर में नौकर रखे हैं, वो भी निधि के कहने पर, क्योंकि मैं उसकी बात कभी नहीं टालती। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी, वो भी हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हुए हैं। कि तभी वहां निधि आ जाती है। चक्कर आने के कारण वो सीढ़ियों से उतरते समय अपना बैलेंस खो देती है और धड़ाम से नीचे आकर गिरती है। सुषमा और निधि की माँ दोनों भागकर वहां आते हैं और सुषमा जैसे ही उसके माथे के बाल हटाती है, माथे पर 4 टांके के निशान देखकर वो चौंक जाती है। निधि, निधि बेटा, आगे खोलो। तभी बलराज वहां आता है और निधि को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। साथ में सुषमा और निधि की माँ भी होते हैं। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। डॉक्टर, मेरी इकलौती बेटी है ये, इसे बचा लीजिए प्लीज। सुषमा बलराज के पास जाकर कहती है, ये निधि नहीं, हमारी विधि है जी। अरे चुप हो जा सुषमा, मालकिन सुन लेगी। तुम ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रही हो? मैं झूठ नहीं कह रही जी, मेरी ममता झूठी नहीं है। उसके माथे पर वही निशान है जो उसके जन्मदिन पर पड़ा था। उन दोनों को खुसर पुसर करता हुआ देख निधि की माँ वहां आती है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ। बलराज सुषमा को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन सुषमा रोते हुए कहती है, मालकिन, सच बताना, क्या निधि आपकी बेटी है? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।
मेरी बेटी विधि है, उसके माथे पर 4 टाके के निशान है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे विधि की थी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए, बाहर का खाना ज्यादा खाने से उनका लीवर डैमेज हो गया है, हमें उन्हें नया लीवर लगाना होगा। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर, मेरा और निधि का ब्लड ग्रुप एक नहीं है। दरअसल मैंने निधि को गोद लिया था। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून जांच करा लें, उसका और मेरा खून एक ही होगा, देख लेना। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं और निधि और सुषमा का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है। क्या आप अपना लीवर दे सकेंगी? डॉक्टर साहब, आप लीवर की बात करते हैं, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं। उधर निधि की माँ बलराज से हाथ जोड़कर कहती है, माँ की ममता होती है। इतने सालों बाद आखिर सुषमा को उसकी बेटी मिल गई। हाँ, माँ की ममता जीत गई, वरना मैंने तो तभी सोच लिया था कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब क्या होगा जब निधि को पता चलेगा कि हम उसके माँ बाप हैं। निधि की माँ कोई जवाब नहीं देती और कुछ दिन बाद सुषमा के दिए हुए लीवर से निधि की तबीयत जल्द ही अच्छी हो जाती है। एक दिन सुषमा से काम करते समय निधि की एक बहुत ही प्यारी चीज टूट जाती है, जिस पर निधि सुषमा पर बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती था? मैंने गलती करी जो तुम जैसे बूढ़े लोगों को मैंने काम पर रखा। मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। दिखाई नहीं देता और चीजें तोड़ देते हो। निधि गुस्से में सुषमा पर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसकी माँ बीच में आ जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? और जिस पर तुम हाथ उठा रही हो वो तुम्हारी सगी माँ है। आज अगर तुम जिंदा हो तो उन्हीं की वजह से हो। सुषमा और बलराज के मना करने पर भी निधि की माँ निधि को सारी सच्चाई बता देती है और सच्चाई जानने के बाद निधि सुषमा और बलराज से माफी मांगती है। सुषमा अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, बाबा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, पर तुम ये देखो ना कि सुषमा की ममता में कितनी सच्चाई थी कि तुम उसे मिल गई। यही तो माँ की ममता होती है ना माँ। फिर उन लोगों ने अपने गिले शिकवे दूर करे और चारों खुशी खुशी रहने लगे। गाय और जादुई तरबूज। कुछ आदमी हाथ में मोटी लाठियां लिए आवारा गायों को भगा रहे थे। अरे आज तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है इन जानवरों ने। तभी वहाँ से गोपी गुजर रहा था। अरे अरे भाई, क्यों इन बेजुबान जानवरों के पीछे भाग रहे हो? अरे तुमको क्या पता, इन जानवरों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। आज तो इनको यहाँ से भगा कर ही मानेंगे। गोपी ने अपने खेतों में गेहूं की फसल की जगह तरबूज की बेलें उगाई हुई थी। अरे भाई, इसको क्यों बता रहे हो? इसने तो गेहूं की फसल उगाई ही नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? तरबूज। दोनों हंसते हंसते उन जानवरों के पीछे भाग रहे थे। गोपी अपने खेतों में काम करने लगता है। गोपी बहुत मेहनती किसान था और वो दिल का बहुत अच्छा था। सुबह से शाम हो जाती है। इस समय सब लोग अपने घरों को लौट आए थे। आज के लिए इतना बहुत है, आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया। चलो अब घर चलता हूँ, बाकी सुबह आकर देखूंगा। गोपी अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि एक गाय और उसका बच्चा पेड़ के नीचे बैठे हैं। गाय की पीठ पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था और उससे बहुत खून निकल रहा था। हे भगवान, ये लोगों ने गाय को कितना मारा है, देखो तो सही कितना बड़ा घाव है। गोपी जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ बाल्टी में पानी लाता है और हल्दी तेल गर्म करके भी लाता है। दोनों उस गाय और उसके बच्चे को पानी पिलाते हैं और उसकी पीठ पर हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं। हे भगवान, इन बेजुबान जानवरों को कितना दर्द सहना पड़ता है। पता नहीं लोग इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं। सुनो जी,
क्यों ना इस गाय और इसके बच्चे को हम अपने घर ले चलें? हाँ, लेकिन इस समय ये चलने के लायक नहीं है। अभी इन्हें यहीं आराम करने दो। कल सुबह जल्दी आकर हम इन्हें अपने घर ले चलेंगे। कुछ देर के बाद गोपी और सुमन घर आ जाते हैं। अगली सुबह सुबह जब गोपी और सुमन वहां जाते हैं तो वहां गाय और उसका बच्चा नहीं थे। वो दोनों आसपास सब जगह देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक गाय और उसका बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। गोपी और सुमन निराश होकर घर आ जाते हैं। आखिर रात को वो दोनों कहाँ चले गए होंगे? जी कहीं किसी ने उन्हें रात को वहां से भगा तो नहीं दिया? बेचारे कितने दर्द में थे। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो दोनों कहाँ गए होंगे। उसके बाद गोपी अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। गोपी के खेतों में तरबूज की अच्छी फसल उगी हुई थी। अरे, तरबूज तो बहुत अच्छे लगे हैं और मंडी में बेचने के लायक भी हो गए हैं। गोपी खेत से कुछ पके हुए बड़े तरबूज तोड़ रहा था। अरे क्या बात है गोपी भाई, आपने तो एकदम बढ़िया तरबूज उगाए हैं। पूरे गांव में किसी ने भी तरबूज की खेती के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, और आपने इतने बड़े बड़े तरबूज उगा कर दिखा दिए। हाँ रोशन भाई, मेहनत से भला क्या नहीं हो सकता। गोपी एक तरबूज रोशन को देता है। ये लो, एक तरबूज आप भी ले जाओ, बच्चों को खिलाना, बहुत खुश हो जाएंगे भैया। रोशन तरबूज लेकर अपने घर जाता है और दूसरी तरफ गोपी बाकी तरबूज लेकर मंडी जाकर बेच देता है। मंडी में तरबूज के अच्छे दाम थे और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अरे ये लो बच्चों, आज तुम्हारे लिए दुकान से तरबूज लाया हूँ। वाह पिताजी, तरबूज तरबूज, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। अरे वाह, देखो कितना सुंदर तरबूज है। रोशन की पत्नी सबको तरबूज काट कर देती है। अरे वाह, क्या मीठा तरबूज है। दूसरी तरफ गोपी मंडी से घर आता है। ये लो सुमन, आज तरबूज बेच कर आया हूँ, इसलिए सोचा आज मछली ले चलूं। कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था। चलो जल्दी से इसे पका दो। अच्छा जी, मछली, क्या बात है, लाओ अभी पका देती हूँ। सुमन मछली पकाती है, फिर वो दोनों खाना खाते हैं। सुमन, कल तो जल्दी से खेत में जाना होगा और सारे तरबूज तोड़ने होंगे। बहुत सारे तरबूज पके हुए थे। कोई बात नहीं जी, कल ना मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। इधर रोशन रात के अंधेरे में गोपी के खेत में जाता है और सारे तरबूज तोड़ लेता है। अरे कितने सारे तरबूज हैं, अब इनको बोरियों में डालकर एक एक करके अपने घर ले जाऊंगा और सुबह सुबह मंडी में बेच दूंगा। रोशन जैसे ही तरबूज को उठाने लगता है, तभी वहां एक गाय आती है और वो रोशन को जोर से टक्कर मारती है और रोशन वहीं गिर जाता है। अगली सुबह जब गोपी और सुमन खेत में पहुंचते हैं तो वहां तरबूज का एक बड़ा सा ढेर लगा था। अरे ये क्या जी, आप रात को ही तरबूज तोड़कर चले गए थे? अरे भाग्यवान, मैं तो अभी तुम्हारे साथ आया हूँ। ये तरबूज किसने तोड़ दिए? गोपी और सुमन देखते हैं कि साथी में रोशन उनके खेत में लेटा हुआ था। अरे रोशन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन आंखें खोलता है और वो बहुत डरा हुआ था। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। गोपी सब समझ जाता है। रोशन भी उठकर वहां से भाग जाता है। गोपी और सुमन सारे तरबूजों को गाड़ी में लदवा देते हैं और गोपी उन्हें मंडी ले जाता है। तरबूज बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हर रोज गोपी तरबूज तोड़कर मंडी में बेचता था, लेकिन फिर भी खेत में तरबूज कम नहीं हो रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब गोपी को लगभग तरबूज बेचते हुए 2 महीने हो गए थे और उसने अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। पूरे गांव में लोग गोपी के तरबूज की खूब प्रशंसा करते थे। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार बारिश होने लगती है।
सुमन, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। खेत में इतने सारे तरबूज लगे थे, ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाएंगे। देखिए, भगवान जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। वैसे भी अब तक इस तरबूज की खेती ने हमें बहुत अच्छी कमाई करके दी है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। 2 दिन के बाद बारिश कम हो जाती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। गोपी देखता है कि उसका सारा खेत खाली था। सब तरबूज जो भी थे वो सब पानी में बह गए थे। उसके खेत में सिर्फ 2 तरबूज बचे थे। गोपी जब ये देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसका तरबूज का खेत अब पूरा खाली हो गया है। गोपी वो 2 बड़े बड़े तरबूज घर लेकर वापस आता है। सुमन, ज्यादा पानी की वजह से हमारे सारे तरबूज बह गए। खेत में बस ये 2 तरबूज मिले हैं। इन्हें काट लो। अपने खेत के अंतिम तरबूज हम भी तो खाकर देखें। सुमन जब एक तरबूज काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते हैं। हे भगवान, ये कैसा जादू है? ये देखो जी, तरबूज के अंदर सोने के बीज। गोपी भी सोने के बीज देखकर हैरान हो जाता है। अरे, दूसरे तरबूज को भी तो काट कर देखना जरा सुमन। सुमन दूसरे तरबूज को भी काटती है तो दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। अरे, दूसरे तरबूज में हीरे! ये सब क्या हो रहा है? जी, लगता है ना आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो भगवान आपसे बहुत खुश हैं। तभी तो ये जादुई तरबूज हमारे खेत में आए। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं।